नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका तक्षशिला यूके। हम लोग चार्टर एक्ट पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं, इस पर लगातार हमारी क्लासेस चल रही है। लास्ट क्लास में हमने 1813 का देख लिया था अधिनियम, उसके आगे आज बढ़ना है। देखिए, इसमें एक बात का आप ध्यान रखिए, थोड़े से पेचीदा तो ये होते हैं, थोड़े से याद करने में समझने में थोड़ी तकलीफ़ तो होती है, लेकिन देखिए जितनी भी डिटेल में हो सकता है हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इससे संबंधित जो भी सवाल बनेंगे, मैं चार्टर एक्ट के सवाल जो भी अभी तक पेपर में आए हुए होंगे वो सब चार्टर एक्ट के सवाल मैं ग्रुप में डालूंगा, यानी कि टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा मैं। तो वहाँ आपका होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप मिस कर जाओगे। क्योंकि देखिए, पढ़ना अलग बात होती है, यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं वो अलग बात होती है। इसी के अलावा कि हमारी क्लास से संबंधित मैं सारे क्लास क्या करता हूँ, आपके कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूँ, वहाँ पे आप आंसर किया कीजिए। साथ में टेलीग्राम पे मैं सवाल डालता हूँ, वहाँ पे आप आंसर किया कीजिए, ठीक है। तो इसलिए टेलीग्राम को हर कोई ज्वाइन कर लीजिए, वो आपको आगे लाभ देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। आज हम लोग 1833 का चार्टर अधिनियम हमें देखना है। चलिए करते हैं शुरुआत। 1833 का चार्टर अधिनियम। हमारी जो ये क्लास है बच्चे, वो क्लास उत्तराखंड और यूके SSC UKPSC की RO ARO लोअर अपर PCS SI कांस्टेबल बंदी रक्षक या इसके अलावा SSC जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सब एग्ज़ाम में आपको लाभ देगी, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से पढ़ें। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, इस चार्टर अधिनियम में देखिए कई सारी बदलाव करे गए। धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जो गवर्नर थे हमारे, है ना, गवर्नर जनरल थे, उन्हें ताकतवर बनाने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। तो उसी एवज में ये चार्टर एक्ट आया, और इसमें क्या करा गया, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। इसे क्या कर दिया गया, बंगाल की जगह भारत का बना दिया गया। यानी कि जो प्रेसिडेंसियाँ यहाँ हुआ करती थी, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बम्बई प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी थी, इन सब प्रेसिडेंसियों में जो गवर्नर थे वो सब किसके अधीन आ गए, एक तरीके से इसके अधीन आ गए, और इसे भारत का गवर्नर जनरल क्या करके संबोधित करा गया। यानी कि पूरी शक्ति जो है वो एक आदमी के अंदर निहित करी गई। इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं कि यहाँ शक्ति का, या यहाँ कह सकते हैं कि आपका केंद्रीकरण करने की कोशिश करी कि भारतीय शासन में, या ब्रिटिश शासन का या भारतीय शासन का केंद्रीयकरण किया गया, ठीक है। भारतीय शासन का केंद्रीयकरण किया गया, यानी कि ये पूरी शक्ति एक आदमी में निहित करी गई, और उसे हम क्या बोल रहे हैं, भारत का गवर्नर जनरल कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, पहली बार भारत का गवर्नर जनरल बन रहा है, तो जो पहला गवर्नर जनरल था उसका नाम पता होना बहुत ज़रूरी है, वो थे विलियम बेंटिक, ठीक, विलियम बेंटिक। तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, उनका नाम है विलियम बेंटिक। देखो, ये बंगाल की बात नहीं हो रही, बंगाल के गवर्नर जनरल को ही क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और वो कौन बने, विलियम बेंटिक बने, ठीक। इसके अलावा देखो 1833 के बाद, ध्यान से देखना, इसके बाद अब दो तरीके से देख सकते हैं। 1833 के बाद जो भी विधि बनेगी वो क्या कहलाएगी, वो अधिनियम कहलाएगी। इंपॉर्टेंट बात होती है अभी, वो क्या कहलाएगी बेटे, अधिनियम कहलाएगी। और 1833 से पहले जो भी नियम वगैरह थे वो क्या कहलाएंगे, विनियम कहलाएंगे, विनियम या नियामक कहलाएंगे। दोबारा सुनना बात को, कि 1833 से पूर्व जो भी विधियाँ थी, कानून थे, उन्हें विनियम या नियामक कहा, और 1833 के बाद जो विधि बनेगी उसे हमने क्या कहा, अधिनियम क्या करके संबोधित करा, ठीक। अभी देखिए एक बात का ध्यान रखना कि गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल, और साथ में उसकी क्या होती थी, एक परिषद होती थी जो क्या करती थी, देश को चलाने का काम करती थी। उससे पहला भी आपने देखा था कि परिषद में 4 सदस्य थे। 4 सदस्य के बाद जो मुख्य सेनापति था उसका परिषद में होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि 3 सदस्य बने। तो यहाँ पर इस अधिनियम से एक काम और करा गया कि परिषद में चौथे सदस्यों को जोड़ा गया, और चौथे सदस्यों के लिए क्या रिक्वायरमेंट रखी कि उसे विधि का ज्ञान होना चाहिए, उसे कानून का ज्ञान होना चाहिए, ये उसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट करी थी। यानी कि एक ऐसा सदस्य अब परिषद का सदस्य बनेगा, परिषद के अंदर रहेगा, जिसे विधि का क्या हो, एक तरीके से पता हो, उसके बारे में जानकारी वो रखता हो। इसके अलावा गवर्नर जनरल को
विधि बनाने हेतु आयोग के गठन करने का अधिकार मिला। आयोग के गठन करने का अधिकार मिला। ठीक है, विधि बनाने हेतु आयोग के गठन करने का अधिकार मिला किसे? गवर्नर जनरल को, इसी चार्टर अधिनियम के तहत। और इसी के तहत ही पहला विधि आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? प्रथम विधि आयोग बनाया गया। मैं इसे हटाऊं यहाँ से। इसी के तहत ही क्या करा गया? प्रथम विधि आयोग बनाया गया। किसकी अध्यक्षता में? मैकाले की। ठीक है, प्रथम विधि आयोग बनाया गया। किसकी अध्यक्षता में? मैकाले की अध्यक्षता में। ध्यान रखना किसके तहत? इसी के तहत, 1833 चार्टर के तहत। ठीक, देखिए बातों को देखते चलिए, बहुत अच्छे तरीके से समझिए बात को और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो प्रथम विधि आयोग बना, मैकाले ने क्या किया? यहाँ पे इसकी अध्यक्षता करी। मैं आगे चलूँ। इसके अलावा देखिए क्या करा गया? कंपनी जो थी, ध्यान से सुनना, कंपनी को आप देखिएगा एक तरीके से। लास्ट टाइम अभी आपने क्या देखा था कि कंपनी का एकाधिकार जो था वो दो चीज़ों पे संरक्षित रखा गया था, यानी एक तो चाय के व्यापार के ऊपर और दूसरा चीन से संबंधित व्यापार के ऊपर। यहाँ पर उस पर भी क्या करा गया? लगाम लगाई गई। क्या करा गया कि कंपनी का जो चीन के साथ व्यापार और चाय के ऊपर जो एकाधिकार था उसको समाप्त करा गया। ठीक है, व्यापार एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया गया। ठीक है, व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया गया। कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व सौंपे गए। प्रशासनिक व राजनीतिक जो दायित्व थे वो सौंपे गए। ठीक है, दायित्व सौंपे गए। बात क्लियर है? ये दायित्व क्या करेगा? यहाँ पर सौंपे गए। कंपनी को, कंपनी का जो व्यापार पे ऊपर एकाधिकार बना हुआ था उसे समाप्त करा गया और कंपनी को ये सारे दायित्व यहाँ जो थे वो सौंपे गए। ठीक है, देखो इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ और क्या हो रहा है यहाँ पे? आप ये कह सकते हैं, ध्यान से सुनना, विलियम बेंटिक जो अभी मैंने बताया कि जो हमारा प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बना, उसी ने सती प्रथा का उन्मूलन किया। तो इसी व्यक्ति ने अपने समय में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया। दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया। ठीक है, दास प्रथा क्या की गई? विधि विरुद्ध घोषित की गई। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, ध्यान रखना। किस चार्टर के तहत दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया? यानी कि उसे न्याय संगत न कह करके उसे यहाँ पर दास प्रथा को ख़त्म करने की बात हुई। लेकिन ये ख़त्म नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित किया गया, लेकिन दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? ये 1843 में जाकर के हुआ। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ तो वो 1843 में, लेकिन दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया किस चार्टर में? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ये सब बातें ध्यान रखने की जरूरत है चार्टर में। इसके अलावा अगर आप बताना चाहें तो एक आध चीज़ और बता सकते हैं। देखो क्या हुआ है कि जो बंगाल का गवर्नर है वो भारत का गवर्नर बन गया है, गवर्नर जनरल है ना। तो जो भारत के लिए बजट बनेगा वो अब एक ही बजट होना चाहिए, वो अब अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग बजट नहीं होना चाहिए। तो आप ये भी बता सकते हैं कि संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट बनाने का अधिकार किसे मिला? ये भी गवर्नर जनरल को मिला। ठीक है, संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट बनाने का अधिकार, एक ही बजट बनाने का अधिकार जो था वो किसे मिला? वो इन भाई साहब को मिला 1833 चार्टर के तहत। तो ये 1833 का चार्टर है। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे एक बात ध्यान रख सकते हैं, चाहूँ तो मैं छोटा कर दूंगा चार्टर को, लेकिन मैं जानबूझ के छोटा नहीं करना चाह रहा। क्योंकि देखिए एक सवाल जब आप आरओ की बात कर रहे हैं, आप समीक्षा अधिकारी में बैठेंगे, आप लोअर पीसीएस में बैठेंगे और हमें अपर पीसीएस में भी बैठना है बच्चे। अगर जब हम इतने बड़े एग्जाम, इतने बड़े लेवल की बात कर रहे हैं तो हम देखो चीज़ों को छोड़ नहीं सकते। ये बात ध्यान रखिए, मेरा यकीन मानिए, एक बार मैं इन्हें ज़रा पढ़ा दूँ, उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूँगा इन सब चीज़ों का टेलीग्राम पर। इसलिए कह रहा हूँ कि टेलीग्राम पर हर बच्चा रहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर
करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। फिर मैं टेस्ट लूँगा इसका, और ये रेगुलर टेस्ट आपका चलता रहेगा, कभी इसका लूँगा, कभी फिर 15 दिन के बाद ले लूँगा, तो मैं रिवीजन भी साथ साथ आपका करवाऊँगा, ठीक है। साथ ही जब मैं एक बार जब पेपर आने वाला होगा तो एक अलग से क्रैश कोर्स चलाऊंगा जिस पर मैं फिर से आपको एक काम करवाऊंगा। एक बार इसे पूरा पढ़ लो, उसके बाद जब हम इसे दोबारा पढ़ेंगे ना, आप ऐसे करोगे बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1853 के राजलेख की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 1853 का राजलेख, ठीक। 1853 का राजलेख धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो गवर्नर जनरल है उसे ताकत देने की कोशिश करी जा रही है। देखो 1853 का राजलेख कई मायनों में अहम था। क्यों? क्योंकि अगर आप एक पहली चीज़ तो देखोगे कि 33 के लगभग 20 साल के बाद आ रहा है। दूसरी बात क्या है कि इस समय एक माहौल बनने लग गया कि भारत में कुछ ना कुछ तो होगा, विरोध होगा। क्योंकि देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना, जब मैं आपको 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें सब चीज़ का मैं डिस्कस करूंगा कि पहले क्रांति से पहले कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिसने इस 1857 की क्रांति को होने के लिए मजबूर करा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ या कोई भी क्रांति एक दिन के अंदर नहीं पनपती है, उसे धीरे धीरे समय लगता है। तो उसी को क्या है, ये भी 1853 का जो आपका राजलेख है, ये उस क्रांति की एक दस्तक थी ब्रिटिश सरकार के पास, और उसी का एवज में आपको ये देखने को मिला, ठीक है। 1853 का राजलेख, इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या थी, ध्यान से देखिए। देखो यहाँ एक चीज़ तो ये करी गई कि विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग करा गया। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्य से पृथक, यानी कि वही एक ही कार्य विधायी कार्य नहीं करेंगे, वही लोग नियम नहीं बनाएंगे और वही लोग प्रशासन में नहीं जाएंगे, उसको पृथक्करण की बात हुई। जो हमारे संविधान में आर्टिकल 50 भी आप देखते हैं, वो भी कुछ इसी तरीके से देखने को मिलता है। एक तो ये काम करा गया कि विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की बात हुई। दूसरी बात, एक परिषद बनाने की बात हुई कि एक विधान परिषद बनाएंगे, और विधान परिषद क्या करेगी, ये भारतीयों के लिए कानून बनाएगी, भारतीयों के लिए विधि निर्माण का काम करेगी। इस तरीके की परिषद की बात हुई जिसके अंदर 12 सदस्य होंगे। ये बात सामने आई कि हम 12 सदस्य की एक विधान परिषद भी बनाएंगे जो केवल और केवल क्या काम करेगी, भारतीयों के लिए विधि निर्माण का काम करेगी, ठीक। इसके अंदर क्या बात करेंगे कि इस परिषद में जो 12 सदस्य हैं, इसमें भारतीय लोगों को शामिल करने की बात हुई। यानी कि आप सोच पा रहे हैं कि यहाँ ब्रिटिश सरकार को ऐसा लग रहा है कि कहीं जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है वो एक अहम रोल निभा सकता है हमारे प्रशासन को आगे लेके जाने में, क्योंकि इन्हें लग रहा था ढंग कि कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि जिस तरीके से काम हो रहा है इसके खिलाफ कुछ होने वाला है। इसीलिए क्षेत्रीय प्रशासन का सिद्धांत, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होता है, ध्यान रखना पेपर में, कि 1853 के राजलेख में इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को अब इस तरीके से कहिए कि परिषद में शामिल करा जा रहा है। तो इसी को कहा गया है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू करा गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का यहाँ पे क्या लाया जा रहा है, सिद्धांत लाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज़ पे और ध्यान दिया गया कि अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो किसका हो गया, भारत का हो गया है। यानी कि वो क्या करेगा, पूरे भारत के लिए काम करेगा। तो जहाँ का वो एक्चुअल में गवर्नर था बंगाल का, बंगाल पर ध्यान कौन देगा? इसलिए बंगाल की उन्नति करने के लिए, बंगाल को अच्छा करने के लिए, क्योंकि यहाँ सारी घटनाएं बंगाल में घटेंगी, बंगाल ही केंद्र है जितने भी क्रांतिकारी चीज़ें हैं उन सब का, क्रांतिकारी आंदोलनों का। इसलिए बंगाल के लोगों को एक तरीके से एकजुट करने की कोशिश करी जा रही है। बंगाल के लोगों को ऐसा ना लगे कि हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ ये प्रावधान कराया गया कि हम क्या करेंगे, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करेंगे। तो बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करी जाएगी, ठीक है। बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होगी। आप बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? देखो ये सब क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार अपने आप को बचाने की क्या कर रही थी, यहाँ पर कोशिश कर रही थी। इसके अलावा और क्या करा गया यहाँ पर
कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें अभी तक क्या होता था कि जो कर्मचारी होते थे उनके लिए कोई ऐसी प्रतियोगी परीक्षा वगैरह आयोजित नहीं होती थी। आपके रिश्तेदार हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, किसी की रिकमेंडेशन है, कुछ है, इस तरीके से भर्ती कर लिए जाते थे। तो पहली बार ये कोशिश करी गई 1853 में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी होंगे उनके लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होगा। पहली बार ये बात तय हुई कि हम क्या करेंगे, प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कराएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अगली बात इसमें क्या करा गया, इम्पोर्टेंट बात है कि आपने देखा था कि शुरुआती दौर में हमने बताया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, यानी निदेशक मंडल बनाया गया था, जिसकी संख्या थी 24। ठीक है, तो यहाँ क्या करा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की कितनी संख्या थी, 24 संख्या थी। याद होगा, पहली क्लास में बताया होगा, उस संख्या को घटा करके कितना करा गया, 18 करा गया। ठीक है, निदेशक मंडल की संख्या घटाई गई 24 से 18। ये कोई अच्छी बात, मतलब इतना कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, लेकिन दिमाग में रखना कि निदेशक मंडल की संख्या भी घटा करके 18 करी गई थी, 6 लोग इसमें से कम करे गए थे। यही है क्या आपका 1853 का राजलेख। देखो इसके बाद क्या होता है, राजलेख के बाद क्रांति होती है 1857 वाली क्रांति। मंगल पांडे के बारे में आपने सुना होगा, उसे डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो पूर्णतः खत्म हो जाता है और पूरा क्राउन यानी सम्राट का शासन यहाँ पे लागू होता है। तो इसलिए हम यहाँ क्या कहते हैं कि यह जो एक्ट है, ध्यान से समझना, यह एक्ट ब्रिटिश कालीन भारत के ऊपर अंतिम चार्टर है। ठीक है, ये क्या है, अंतिम चार्टर। ये क्या कहलाया जाता है, अंतिम चार्टर कहलाया जाता है। यानी कि ध्यान से समझना दोबारा बात को कि ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन पे इसे क्या बोलते हैं, अंतिम चार्टर कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि किसे अंतिम चार्टर कहा जाता है। 1853 के राजलेख को हम क्या बोलते हैं, अंतिम चार्टर कह के संबोधित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद अब पूरा का पूरा सिनेरियो सारा बदल गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम करना ख़त्म और पूरी सत्ता किसके हाथ में चली गई, जो ब्रिटिश क्राउन था, जो सम्राट थे, उनके हाथ में कहानी आ जाती है। और इसके बाद जो आता है वो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, पहली चीज़ इसमें। अब देखो, तो पहली चीज़ तो यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सत्ता निकल के कहाँ आ गई, वो सम्राट के हाथ में आ गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किसके हाथ में चला गया, मतलब अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, वो शासन क्या हुआ, समाप्त हुआ। और अब भारत किसके अंडर आ गया, ब्रिटिश सम्राट के या ब्रिटिश क्राउन के, ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत आ गया है। ठीक है, भारत किसके अधीन आ गया, ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। कौन, भारत। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ही समाप्त हो गई, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने वाला जो निदेशक बोर्ड था, जो इंग्लैंड में बैठा था, और ये वही निदेशक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसके निदेशक मंडल कह सकते हैं, जिसके सदस्य 24 से 18 कर दिए गए अभी वो, और एक आपका नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसकी 6 सदस्यों के साथ शुरुआत हुई थी। याद है, इन दोनों की स्थिति क्या हो गई, वो बिल्कुल समाप्त हो गई। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अस्तित्व मिट गया, वो ही काम नहीं करेगी, तो फिर इन दोनों मंडल का काम क्या बचा, इन दोनों मंडल क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब क्या करा गया है ब्रिटिश क्राउन में कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के अंदर, देखो याद करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई, अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग से पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। अब ये तो आपने ख़त्म कर दिया है ना, तो अब क्या चाहिए कि अब एक तरीके से वो वाली संकल्पना है कि जब जहाँ पर क्राउन का शासन होता था, वो संकल्पना कुछ इस तरीके से थी, जैसे यूएन अभी है ना, यूनाइटेड स्टेट चलता है और हर देश का एक प्रतिनिधि कहाँ बैठता है, यूएन में बैठता है। तो उसी तरीके से ब्रिटिशर्स भी करते थे कि ये जो ब्रिटेन थी, ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल था, उसके अंदर हर देश जहाँ इनका उपनिवेश होता था, तो हर देश का एक एक सचिव वहाँ बैठाया जाता था। तो उसी तरीके से भारत का भी करा गया कि
ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत का राज्य सचिव को जगह मिली या भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति हुई। भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति। बात समझ में आई कि भारतीय राज्य सचिव मतलब जहाँ जहाँ इनका अधिकार है। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसलिए कुछ नहीं था, जैसे ये क्राउन के अधीन आया तो भारत के लिए एक राज्य सचिव की व्यवस्था हुई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीधा पेपर में सवाल बनता है कि किसके तहत होती है भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति हुई, वहाँ हुई। और इस भारतीय राज्य सचिव की सहायता के लिए, सहायता हेतु क्या बनाई गई? एक भारत परिषद बनाई गई। क्या बनाई गई? एक भारत परिषद बनाई गई और इस भारत परिषद में 15 सदस्य स्थापित करेगा, यानी 15 सदस्य की एक समिति बनी जिसे भारत परिषद कहा। इंग्लैंड के अंदर ही वहीं पे ये काम करेगी भारत के राज्य सचिव के लिए। ठीक, तो इस तरीके से मैं आपसे ये कह सकता हूँ। अब देखो, जो राज्य सचिव होगा वो कहाँ बैठेगा? वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के अंदर बैठेगा और इसकी सहायता के लिए भारत परिषद काम करेगी। यानी कि एक तरीके से राज्य सचिव को अनुमति कहाँ से मिलेगी? मंत्रिमंडल से। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि इस अधिनियम से, भारत सरकार अधिनियम 1858 से भारत पर ब्रिटिश संसद का सीधा अधिकार स्थापित होता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण क्या होता है? यहाँ पर स्थापित होता है। किससे? भारत सरकार अधिनियम 1858 से। मुझे बात लग रहा है कि समझ में आ रही होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात और क्या है इसमें? देखो, एक दो और इंपॉर्टेंट बातें उन्हें और देख लेते हैं, ठीक है। और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर? देखिए क्या करा गया। अभी अब तक हमने देखा कि क्राउन के हाथ में शासन चला गया, इसी के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खत्म। ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर भारतीय सचिव रखा जाएगा, एक परिषद बनाई जाएगी। इस तरीके से ब्रिटेन क्या कर रहा है? संसद वो नियंत्रण कर रही है भारत को। अब क्या करा जाए? देखो, अगर आप एक तरीके से देखोगे तो अब ब्रिटिश क्राउन का कोई प्रतिनिधित्व भारत में होना चाहिए जो उसे यहाँ पर चलाए। जिस तरीके से राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन होता है? राज्यपाल राज्यों के अंदर रहता है, वो देखरेख करता है। उसी तरीके से ब्रिटिश सरकार, एक तरीके से आप देखिए, जैसे कि मैं अगर कहूँ कि ये मेरा कोई मैं इस देश का राजा हूँ और मैंने किसी बी नाम के देश पे अपना अधिकार कर लिया, तो अब मैं यहाँ से वहाँ तो शिफ्ट नहीं हो जाऊँगा काम करने के लिए। मैं वहाँ क्या करूँगा? मैं यहाँ खुद रहूँगा और अपना कोई नुमाइंदा या अपना कोई विश्वास पात्र आदमी कहाँ स्थापित कर दूँगा? इसके अंदर स्थापित कर दूँगा। तो यहाँ ब्रिटिश क्राउन भी यही करता था। तो इन्होंने क्या किया कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे बदल करके क्या कर दिया? भारत का वायसराय कर दिया। उसकी पोस्ट चेंज करी, वायसराय कर दिया। तो भारत के गवर्नर जनरल का पद क्या हो गया? भारत के गवर्नर जनरल का पद क्या हो गया? वायसराय का पद बन गया। और आप कहोगे जी वायसराय क्यों करा? वो इसलिए वायसराय करा क्योंकि वायसराय का मतलब होता है सम्राट का प्रतिनिधि। सम्राट का प्रतिनिधि कि सम्राट का प्रतिनिधि क्या करेगा? भारत में उसे देखेगा, इसलिए इसे क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। और अब बात आती है कि भारत का पहला वायसराय कौन है? देखो, मैं हमेशा इसे याद कराने के लिए क्या कहता हूँ, 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति के बाद अगर ब्रिटिश सत्ता को संभालना था तो वो कोई चतुर आदमी कर सकता है। इसलिए कैनिंग माने क्या होता है? चतुर। तो इसलिए कैनिंग जो था वो भारत का पहला वायसराय है। कौन? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जिसे आप बोलते हो, कैनिंग, ठीक है। मैं लॉर्ड नहीं कहता हूँ, कैनिंग कहता हूँ। तो भारत का वायसराय कौन बना? पहला कैनिंग बना। कोई दिक्कत है? आराम से बात समझ में आ गई। और देखिए ध्यान रखना, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी उसका नाम था विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया ने क्या किया था? महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को एक नीति संगत घोषणा करी थी। मतलब क्या? समझाता हूँ। नीति संगत घोषणा
यानी कि जब एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सत्ता ब्रिटिश क्राउन में आई तो अब भारत की रानी भी कौन हो गई है, भारत किसके अधीन हुआ, इंग्लैंड के सीधा सम्राट के। उस समय रानी कौन है, महारानी विक्टोरिया। तो इसने एक घोषणा करी कि हम भारत को इस तरीके से रखेंगे, अच्छी तरीके से काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इस तरीके की एक घोषणा करी गई कब, 1 नवंबर। ये पेपर में ध्यान रखना, सीधा पूछते हैं विक्टोरिया ने भारत के लिए एक घोषणा करी थी, वो कब करी थी, तारीख भी पूछते हैं, 1 नवंबर 1858। और इस घोषणा को भारत का जो पढ़ा लिखा वर्ग था, ठीक है, पढ़ा लिखा वर्ग जिसे हम क्या बोलते हैं, कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग ने इसे एक संज्ञा दी थी। इसे क्या बोला गया था, इसे बोला गया था अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा। इसे क्या बोला गया, अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा। क्या बोला गया इसे, अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है, तो ये रहा आपका भारत सरकार अधिनियम 1858। आज की क्लास में इतनी बातें रखेंगे, इससे आगे चर्चा करूंगा मैं कल आप लोगों से अगली क्लास के अंदर। तो देखिए आप घर पे लगातार, मुझे उम्मीद है पढ़ रहे होंगे। जैसा मैंने कहा कि टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, कहीं सवाल छूट ना जाएं, आप पीछे ना रह जाओ, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा देखो, अगर हो सकता है दोस्तों तो चैनल को लाइक कर दिया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। और अगर हो सके तो आपके अगर कोई दोस्त हैं जहां हमारा चैनल रिकमेंड हो सकता है, आपको लगता है कि चलो सर कुछ तो ठीक बता रहे हैं, हमारे काम आ रहा है, हमें कोई लाभ मिलेगा, तो आप चैनल को एक बार शेयर भी कर दीजिए। देखो जब फैमिली बढ़ती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है हम लोगों को भी, तो आप हो सके तो चैनल शेयर कर दीजिए। बाकी मैं हमेशा आपके लिए डट पर लगा रहूँगा। अच्छा, कुछ लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा है कि सर पता नहीं आप बंद कर देंगे, ये ना कर देंगे, आप कंटिन्यू रखना, बीच में मत छोड़ देना। देखिए जब तक हम और आप साथ हैं, यानी कि मैं कहूँ एक तरीके से, जब तक भोले भंडारी कहेंगे, जब तक जय महाकाल महाकाल कहेंगे, हमारे गिरधर कहेंगे, तब तक हम लोग काम करते रहेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, हम लगातार काम करेंगे। जैसे बाहुबली में कहता है ना कि जब तक मृत्यु आने तक हमें जुदा ना कर दे, हम जब तक काम करते रहेंगे। तो अब तक तो जब तक काम होता रहेगा, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बाकी अपनी मेहनत करिए, मन लगा के पढ़िए, ताकि हम लोग अपने भविष्य को और बेहतर कर पाएँ, आने वाला कल हमारा सुनहरा हो। तो इसके लिए काम करते रहिए, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। उत्तराखंड की क्लास को लेकर के टेंशन मत लीजिए, उत्तराखंड की क्लास आएगी, धांसू क्लासेज आएंगी, बिल्कुल भी छिछली क्लासेज नहीं आएंगी। आपको पढ़ कर के लगेगा कि हाँ कुछ तो पढ़ रहे हैं भाई, मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।